होटल के दीगर वेटर्स यानी पप्पू मियाँ और शंकर समेत मुझे चुभती हुई नज़रों से देखा करते थे। मैनेजर मोहनदास तो मुझे अक्सर खा जाने वाली नज़रों से घूरा करता था। इसकी वजह यह थी कि मेरी असलियत अब इनके सामने खुल चुकी थी। इन लोगों को अब मेरे साथी मुदस्सर खान के फ़ोन का इंतज़ार था, जो मैं ही जानता था कि वो सारी उम्र ना आएगा। बहरतौर किसी हद तक आज़ादी हासिल होते ही मैंने यहाँ से फ़रार के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। इसकी वजह यह थी कि मुझे जल्द से जल्द ये काम करना था, वरना ताख़ीर की सूरत में बहर सूरत मेरी ये चाल अज़ खुद बेनकाब हो सकती थी। मैं अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ था और एक तरह से डेथ सर्कल के 16 कमांडोज यहाँ बेगार काट रहे थे। 2 दिन गुजरे और बिलाखिर रात गए मैं सर्विस रूम के कमरे में आया तो हस्बे मामूल 4 कमांडोज मेरे हमरा थे। इनका काम मुझे रूम सर्विस के कमरे में बंद करके वापस लौट जाना था। हम आगे पीछे चलते हुए नीम तारीख राहदारी पर चल रहे थे। मैं आगे था, वो चारों मेरे पीछे थे। इनकी आतिशी हथियार इनके लिबास के अंदर मुख्फी थे। मैं कमरे के दरवाजे के ज़रा करीब पहुंचा और दरवाज़ा खोलने के लिए नाब घुमाई और जानबूझकर ये तासर दिया कि दरवाज़ा अंदर से किसी ने लॉक कर रखा है। पता नहीं कौन है अंदर जिसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर रखा है, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा तो 2 अहलकार दरवाजे की तरफ बढ़े। बाकी 2 ने यकदम जाने क्या सोचकर अपनी गन्ने निकाल ली और यही मैं चाहता था। फिर जैसे ही पहले वाले 2 अहलकारों ने नाब घुमाई और दरवाजे को अंदर धकेला तो मैं बिजली की सरद के साथ स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और दोनों की पुश्त पर एक जोरदार फ्लाइंग किक रसीद की। वो दोनों कमरे के अंदर जा पड़े। मेरे अकब में खड़े दोनों मुसल्ले अहलकारों ने फुर्ती के साथ अपनी गन्नों का रुख मेरी तरफ किया और ट्रिगर दबा दिए। इधर मेरे दोनों पैरों ने चिकने फर्श को छुआ तो मैं इनकी फायरिंग से बचने की खातिर फौरन ही फर्श पर लेट गया। नतीजतन गरजदार आवाज़ के साथ फायर होने वाले ब्रेस्ट की जद में इन्हीं के ही वो 2 कमांडोज आ गए थे, जो मेरी फ्लाइंग किक खाने के बाद कमरे के अंदर लड़खड़ा गए थे, मगर फुर्ती के साथ दोबारा दरवाजे की तरफ पलटे थे। वो अपने ही साथियों की गरजती बरसती गोलियों की जद में आकर दिलखराश चीखे मार मार कर ढेर होते चले गए। इधर मैं चिकने फर्श पर गिरते ही अपनी पुश्त के सहारे लट्टू की तरह घूमा और मेरी दोनों टांगें इन दोनों कमांडोज की टांगों से टकराईं और दोनों बेअक्वक धड़ाम से गिरे और मैंने पलक झपकते ही अपने करीब गिरने वाले एक दुश्मन कमांडो की गन छाप ली। गन मेरे हाथों में आते ही मैंने उन्हें जहन्नम वासिल करने में ज़रा देर न लगाई। गोलियों की समा खराश आवाज़ से होटल में भगदड़ मच गई। मैं चूंकि होटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था, इसलिए बजाय सीधा दौड़ने के अकबी सिमत एक तंगो तारीख राहदारी में दौड़ता चला गया। मेरी कोशिश ये थी कि मैं पार्किंग शेड की तरफ से जा निकलूं, जिधर होटल का बड़ा सा अकबी गेट बना हुआ था। मैं जानता था कि फायरिंग की आवाज़ से दीगर दुश्मन कमांडोज ने सबसे पहले होटल के मेन गेट की तरफ का रुख किया होगा। मैं दौड़ता हुआ पार्किंग शेड में पहुंचा और एक कार की विंडो स्क्रीन तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। फिर स्टीयरिंग के करीब नीचे इग्निशन स्विच की तारों के गुच्छे के साथ छेड़छाड़ करने लगा। फिर 2 तारों को आपस में स्पार्क करके मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गियर बदलते ही मैंने एक्सीलेटर दबा दिया और क्लच छोड़ दिया। कार एक जन्नाटे के साथ आसपास खड़ी दूसरी कारों को ठोकरें मारती हुई नकास का गेट तोड़ती हुई बाहर तारीख सड़क पर आ गई। अचानक मेरे अकब से गोलियों की भयानक आवाज़ उभरी। कई गोलियां कार की बॉडी में पेवस्त हो गईं और अकबी शीशा भी जोरदार छनाके से टूट गया। मैं फौरन नीचे झुक गया था, मगर एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटाया था। कार अब तारीक और सुनसान सड़क पर फराटे भर रही थी। मेरा रुख आबादी की बजाय मसाफात की तरफ था, जहां घने जंगलात की बहुतात थी। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा तो मुझे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आईं। मैंने दांत भींचकर सोचा कि दुश्मन मेरे ताक़ुब में है। मैंने कार की रफ्तार मजीद तेज कर दी। फिर एक मोड़ पर मैंने कार को कच्चे में उतारा और फिर इसकी रफ्तार कम करके इसे रोक दिया। फिर इसकी लाइट वगैरह ऑफ करने के बाद दुश्मन कमांडो से छीनी हुई गन संभाले नीचे उतरा और तारीक जंगल में गुम हो गया। मैं रुके बगैर दौड़ता चला जा रहा था। इसके बाद मैंने एक मकाम पर रुककर अपनी फूली हुई सांसें दुरुस्त की और सुस्ताने लगा। मान मुझे दूर कहीं घुरघुराहट की मदम मदम सी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं चौंक गया। यह किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ थी। मैंने आवाज़ की सिमत बगौर देखने की कोशिश की तो दफतन ही मैं बुरी तरह ठटका। मुझे मज़कूरा सिमत रोशनी से नज़र आई। डेथ सर्कल के घाक और इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज हनूज मेरे दुरुस्त ताक़ुब में थे। मैंने होंठ भींच लिए और एक बार फिर दौड़ पड़ा। मैं खासी देर तक कभी दौड़ रहा और कभी तेज़ कदमों से चलता हुआ काफ़ी दूर निकल आया, यहाँ तक कि जंगल की दूसरी सिमत में आ गया। यहाँ मुझे मौजों का शोर सा सुनाई दिया। मैं शायद खलीज खंबात के साहिल के बिल्कुल करीब पहुँच गया था। यहाँ से आबादी के आसार भी नज़र आते थे। गालबन ये मच्छरों की झुग्गियाँ थीं
बहरे अरब से आने वाले सबक खुरम हवाओं के सर्द झोंके मेरे वजूद को ठरठराए दे रहे थे। मैंने पहले सोचा कि आबादी में दाखिल होकर किसी झुग्गी में पनाह लेने की कोशिश करूं, मगर फिर कुछ सोचकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। चुनांचे मैं जैसे ही रास्ता बदल कर दूसरी तरफ जाने लगा तो एक निस्वानी आवाज़ मेरी ठटकी हुई समातों से टकराई। मैं बुरी तरह चौंक कर आवाज़ की समत पलटा। ए छोकरे, कौन है रे तू? वो एक लंबी तड़ंगी मजबूत जिस्म वाली पक्की उम्र की सांवली सी औरत थी। इसने गेरवे रंग का खालिस्तान मच्छरों वाला लिबास पहन रखा था, तंग सी चोली और नीचे घाघरा। हालांकि मेरे हाथों में खौफनाक गन थी, मगर वो औरत बिल्कुल खौफजदा न थी। तू कौन है, पहले अपने बारे में बता। मैंने अपनी गन का रुख इसकी तरफ कर दिया, मगर फिर भी इसके मलीस चेहरे पर खौफ की जरा भी रमक न उभरी थी। तू तो किसी फिल्म का हीरो लगता है। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या जेल तोड़कर भागा है? हाँ, मैंने अफियत इसी में जानी। क्या जुर्म किया था तूने? कत्ल। मेरा ख्याल था वो अब तो ज़रूर खौफजदा हो जाएगी, मगर दूसरे ही लम्हे वो चमकती आंखों से खुश होकर बोली, अच्छा, किसको कत्ल किया था? एक बदमाश को जो मेरी बहन को छेड़ता था। फिर एक दिन इसने इसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की तो मैंने इसे गोलियों से छलनी करके रख दिया। मैंने झूठ बोला था। मेरी उकाबी नज़रों और ज़हने तवा ने इसके बेखौफी को जांचते हुए यही अंदाज़ा लगाया था कि यह खुद भी एक मर्दमार और ठस्से की औरत लगती है, और ऐसे एडवेंचरस हालात सुनकर हज़ उठाना इसकी आदत सानिया थी। फिर मेरे अंदाजे के आन मुताबिक वो फ़ख्र आमेज़ खुशी से बोली, वाह रे, तू तो वाकई बहुत जीदार मर्द है। अच्छा, क्या तूने इस नाजहार को कत्ल किया? मैंने भी अपने पति को मार डाला है। वो यूं इत्मीनान से बोली जैसे कोई जानवर मारा हो। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? हाँ, अभी अभी मैंने इस मुर्दार की लाश यहाँ एक गड्ढा खोद कर दबाई है, और वो खून आलूद छुरी भी जो मैंने इसके पेट में घोंपी थी। वो बदस्तूर तमानियत से भरे मगर नफरत अंगेज लहजे में बोली। मैंने अब बगौर इसका सर तपा जायजा लिया तो मुझे इसकी बोसीदा सी चोली में खून के छींटे भी साफ नजर आ गए। तूने अपने पति का खून क्यों किया? मैंने पूछा तो इसके होंठों पर नफरत अंगेज मुस्कुराहट उभरी और इसी लहजे में बोली, वो मुझे किसी तवाइफ बनाना चाहता था। मछली झींगों के इस बदजात व्यापारी बगोमल के साथ एक रात गुजारने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं इसे चालाकी से यहाँ ले आई और मछली छीलने वाली छुरी इसके पेट में उतार दी। मैं जवाबन खामोश रहा। आज है मेरे साथ मैं बहादुर और गैरतमंद मर्दों की कदर करती हूँ, इसने मुझे खामोश पाकर कहा और फिर आबादी की तरफ बढ़ गई। कुछ सोचकर मैं भी खामोशी से इसके साथ हो लिया। वो मुझे एक तंगो तारीख झुग्गी में लिए दाखिल हो गई। अंदर मछली के तेल का एक बड़ा सा चिराग रोशन था। इसका कोई बाल बच्चा न था। इसकी उम्र 30-35 के लगभग थी। नाम अपना इसने रुक्मनी बताया था। इसने मुझे भुनी हुई मछली खाने को दी, फिर मेरे जख्मों और मेरी उंगली पर न जाने कौन सा मरहम लगाया कि मुझे ठंडक का एहसास होने लगा। सोएगा या जागेगा, वो एक तरफ होकर बैठते हुए बोली। हम दोनों जमीन पर बिछी एक दरी पर बैठे थे। झुग्गी में एक ही कमरा था और बराए नाम सेहन। सेहन क्या था, बल्कि आने जाने का रास्ता ही था। नहीं, सोने को जी नहीं चाह रहा। मैं बोला और सोचने लगा कि रुक्मनी की ये पनाहगाह किस हद तक मेरे काम आ सकती थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही। एक बात बता रहे, तू शादीशुदा है? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी आंखों में बेदो बरी चमक उभरी। समझ गई, तू वाकई बहादुर और अच्छा आदमी है, वो तो सीफी लहजे में बोली। रुक्मनी, एक बात पूछूं? मैंने इसकी तरफ देखकर कहा। हाँ बोल। तू मुझे यहाँ कुछ दिन पनाह दे सकती है? तू सारी जिंदगी यहाँ रह ले, वो एकदम बोली। लोग तेरे मेरे बारे में बातें तो नहीं बनाएंगे? किसी की क्या जुर्रत जो मेरे आगे दम भी मारे, वो सीना फुलाकर बोली। अखा बस्ती वाले मुझसे डरते हैं। अच्छा, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, फिर भी मेरे बारे में तो उन्हें क्या बताएगी? दोस्त तो और क्या बताऊं फिर? वह हैरत से बोली और मैं मुस्कुराकर चुप हो रहा। तू मेरा एक काम करेगा? चंद सानिये के भेदो बरी दम बखुद खामोशी के बाद इसने अजीब से लहजे में पूछा। क्या काम? मैं मुस्तफर हुआ। इस बुढ़े गिद्ध बग्गू ठेकेदार को ठिकाने लगाना है मुझे। क्या? मैंने चौंक कर कहा। क्यों रे, डरते हो? मगर क्यों, अब तुझे इससे क्या शिकायत है? इसने मुझ पर बुरी निगाह जो रखी है। इसके लहजे में नफरत की आग थी। यह कोई बड़ी खता नहीं है। जब तक तुझे इससे जान का खौफ नहीं तो फिर क्यों इसे कत्ल करना चाहती है? इसलिए कि वो बदखसलत आदमी है, मुझे उठवा भी सकता है। मेरे होते हुए वो ये जुर्रत नहीं कर सकेगा। अगर इसने ऐसा किया तो मैं हूं न तेरे साथ। वो जरा चौंक कर मेरा मुंह तकने लगी, फिर खामोश हो गई। चल सो जा अब तू। जरा देर बाद इसने होले से कहा और फिर वहीं करवट बदल कर लेट गई। मैं भी दूसरी तरफ मुंह करके दरी पर लेट गया। सुबह इसने मुझे जगाया। इसने गुड़ की चाय बनाई और एक सूखा टोस्ट मुझे दिया जो मैंने जहर मार किया। फिर वो अपना जाल लपेटने लगी। मैंने इसकी मदद की। हम दोनों झुग्गी से बाहर आए। मैंने भी आम मछेरों की तरह अपनी कमीज उतार ली, सिर्फ शलवार पहने रखी।
मैंने महसूस किया था कि बस्ती के लोग इससे दबते हैं। मुझे इस बात पर भी हैरत हुई कि किसी ने सरसरी नज़र भी मुझ पर डालने की कोशिश न की। हर कोई अपने काम में मगन था। रुक्मणी के साथ मैं लॉन्च के गहरे समंदर में जाकर मछलियां पकड़ने में इसकी मदद करवाता रहा। दोपहर को हम थके हारे लौटे। मछलियां रुक्मणी ने ठेकेदार के चमरख सूरत वाले मुंशी को फरोख्त की और चंद अपने खाने के लिए निकाल कर हम दोनों वापस झुग्गी में लौट आए। दोपहर का खाना मछली और सफ़ेद उबले हुए चावल की सूरत में खाया, जो बहुत लजीज था। मैंने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी, शहर जाने के लिए तुम लोग क्या करते हो? लारी जाती है, एक पहर सुबह तड़के, दूसरे पहर शाम। खैर तो है, क्या शहर जावत हो? हाँ, थोड़ा काम है, मैंने कहा। लौट तो आएगा ना इधर? हाँ, और भला किधर जाऊँगा? और जो पुलिस तुझे धर ले, मैं चेहरा छुपा के जाऊँगा। जैसे तेरी मर्जी। वह उदास सी नजर आने लगी, मगर मुझे उसकी उदासी की परवाह न थी। मैं अगर यहाँ रह रहा था तो खुददारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। मैं मेहनत करता था और इसका हाथ बटाता था। इसने मुझे कुछ रुपए भी दिए। मैं शाम की लारी से शहर रवाना हो गया। गन मैंने समंदर में फेंक दी थी। रुक्मणी ने मुझे अपने आंजहानी और मकतूल पति का लिबास भी दे दिया। मेरा इरादा सीधा शहर जाने का न था। मैं डेथ सर्कल के जोन 03 को तबाह और मेजर चोपड़ा को जहन्नम वासिल करना चाहता था। साथ ही मेरा आखिरी और अहम मिशन रॉ के इस जोनल चीफ को भी मौत के घाट उतारना था और इनका वो जोनल हेडक्वार्टर भी तबाह करना था जहां से डेथ सर्कल को हिदायत जारी की जाती थी। नीज ये जोनल हेडक्वार्टर वालों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, मगर मुश्किल ये थी कि इस मज़कूरा हेडक्वार्टर के बारे में मेरी मालूमात सिफर थीं। हत्ता के सीक्रेट फाइल में अगरचे इसका तज़किरा मौजूद था, मगर तफसील न थी कि वो कहाँ वाक़ था। बहर तौर डेथ सर्कल के जोन 03 की इमारत में मुमकिन था कि इसकी तफसीलात मौजूद हों। बहर तौर मुझे बहुत मोहतात रहने की अब ज़रूरत थी। यहाँ पहले से ज़्यादा ख़तरात मेरे लिए बढ़ गए थे। शहर पहुँचने से एक स्टॉप पहले मैं उतर गया। इस वक्त रात के 12 बजे का वक्त था। 4 सू सन्नाटा और वीरानी का राज था। डेथ सर्कल जोन 03 का हेडक्वार्टर इस इलाके के जनूब मशरिक में था और सड़क की दूसरी जानिब जो जंगल नज़र आ रहा था, इसे पार करने के बाद इसकी हद शुरू होती थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर तारीक और अंधियारे जंगल में दाखिल हो गया। इब्तदा में तो मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता रहा। फिर जैसे ही मैंने महसूस किया कि मैं मतलूबा मकाम के ज़रा नज़दीक पहुंच चला हूं, जंगल की हदूद भी ख़त्म होने वाली है, तो मैं अब ज़रा फूंक फूंक कर और अपने गिरदोपेश से मोहतात होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरे मोहतात अंदाजे और ख़ुद साख्ता इस सलाह के मुताबिक मैं डेंजर जोन में कदम रख चुका था। जंगल के आखिरी सिरे पर पहुंचा तो मुझे सामने रोशनी दिखाई दी। मैंने रुककर बगौर आंखें सुकेड़ते हुए देखा। सामने मदम रोशनी में 03 की संगीन इमारत साफ नजर आ रही थी, मगर वहां मुझे सख्त पहरा नजर आया। डेथ सर्कल के मुसल्ले गार्ड्स खारदार बाड़ के मुतवाजी चौकस अंदाज में गश्त कर रहे थे। मैंने हत्ता था, मगर मेरे पास जज्बे और ईमान जैसे ताकतवर और नाकाबिले तस्खीर हथियार मौजूद थे। छत के ऊपर रेडार गर्दिश कर रहा था। गश्ती एहलकारों के हाथों में ताकतवर चार्जर सर्ज लाइट्स भी थीं, जिसे वो बार बार चारों तरफ फैलाकर कभी कभी गर्दो पेश का जायजा ले लेते। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। जोन 03 के दाखिली हिस्से के बनिस्बत इमारत के अकबी हिस्से में पहरा ज़्यादा सख्त नज़र आता था। इसका सबब क्या था, मैं सरे दस्त कोई अंदाज़ा न लगा सका था। मैंने झुके झुके बेआवाज़ कद आदम खौरदार झाड़ियों की आड़ लेते हुए दाएं जानिब बढ़ना शुरू किया। अब इमारत की मशरिकी जानिब मेरे सामने थी। मैंने सबसे पहले इमारत के चारों इतराफ में मुतय्यन पहरेदारों की पोजीशन का जायज़ा लिया तो मेरी पेशानी पर पुरसोच शिकनों का जाल सा फैल गया। गालबन 02 और 01 की तबाही के बाद डेथ सर्कल के इस आखिरी ठिकाने में ज़्यादा सख्त और हसास तरीन पहरे का इंतज़ाम अमल में लाया गया था, क्योंकि अब मेजर चोपड़ा अच्छी तरह जानता था कि मेरा अगला टारगेट वो खुद और इसका ये ठिकाना था। 03 की इमारत के गिर्द मुतय्यन जदीद हथियारों से लेस पहलेदारों की खासी मजबूत और मजबूत तादाद देखने में आई थी। अगर मैं एक सिमत से इन पर हमला करने की कोई गुरीला खुफिया कार्रवाई करता तो बाकी तीनों सिमतों पर तैनात पहरेदारों का यक बयक और अज खुद रेड अलर्ट हो जाना लाजमी अमर था। मैं जंगली शिकारी चीते की तरह झाड़ियों में दबका बहुत देर तक सर खपाई करता रहा, मगर मुझे ज़रा सी भी जारहाना पेशकदमी का कोई मौका नज़र नहीं आ रहा था। मुझ पर बेइख्तियार जंजलाहट आमेज़ मायूसी तारी होने लगी। मुझे इनके खिलाफ जारहाना पेशकदमी करने की एक ज़रा सी भी राह सुझाई नहीं दे रही थी। अचानक मेरी ठटकी हुई नज़र एक पहरेदार पर पड़ी। वो मेरी सिमत चला आ रहा था, मगर इसके अंदाज में किसी किस्म का चुकन्नापन न था, वरना तो मैं पहले यही समझा था कि शायद इसकी नज़र मुझ पर पड़ गई है, लेकिन ऐसा न था। वो अपनी पतलून की जिप खोलता हुआ मेरी तरफ की झाड़ियों में आ रहा था। मैं समझ गया कि वो पेशाब वगैरह के लिए आ रहा है।
इसके सर पे फौजी तर्ज की टोपी थी। गन इसके शाने पर उठाई और झाड़ियों की जरा अंदर आकर पेशाब करने बैठ गया। इसके साथियों ने इस पर लाइट फेंकी तो इसने अपना एक हाथ फिजा में बुलंद करके आखिरी उंगली खड़ी की। लाइट फौरन हट गई। मेरे अंदर हलचल सी मच गई और रगों में खून की गर्दिश तेज होने लगी। कुदरत ने मुझे खूनख्वार दुश्मनों की सफ में घुसने का एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। मैं शिकारी चीते की तरह दुश्मन के करीब पहुंचा। मेरी जोश अमेज उजलत से झाड़ियों में हल्की सी सिरसराहट उभरी तो वो बुरी तरह चौंक कर उठने की कोशिश करने लगा तो मैं इस पर जख्मी दरिंदे की तरह झपटा और अपने दोनों हाथों के शिकंजे में इसकी गर्दन दबोच कर एक मखसूस झटका दिया तो कड़क की आवाज़ उभरी। इसने अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मैंने आनन फानन इसकी वर्दी उतार कर पहन ली, जदीद स्टेन गन अपने कब्जे में की, फाजिल राउंड की बेल्ट क्रॉस एक्स की सूरत में अपने सीने पर लपेटी और तकरीबन 10 अदद हैंड ग्रेनेड्स की हिप किट बांध कर टोपी पहन ली। हम दोनों हम कद ही थे। मैंने टोपी को दानिस्ता अपने चेहरे पर ज्यादा झुका लिया था ताकि किसी को मुझ पर शुबा न हो सके। नीज शर्ट के कॉलर भी खड़े कर दिए थे। मैं पूरे तमाद मगर ढीले ढाले कदमों से झाड़ियों से निकलकर इस सिमत जा खड़ा हुआ जिधर वर्दी वाला मौजूद था। मैं मामूल के मुताबिक अपनी हद तक गश्त करने लगा। मेरी इंतहाई कोशिश यही थी कि किसी से ना मेरी बात हो ना ही मेरा सामना, वरना मेरा धर लिया जाना लाजमी था। गश्त के दौरान साथ ही मैंने इमारत का करीब से जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। मैं अपनी हद तक ही महदूद था और इस तरफ से मुझे इमारत के अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता या दरवाज़ा नहीं नज़र आ रहा था, मगर मैं फिर भी मायूस न था क्योंकि मुझे किसी वक्त भी अब इमारत के अंदर दाखिल होने का मौका मिल सकता था। लेकिन बावजूद इसके मैं बर्निंग पॉइंट पर इस वक्त खड़ा था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। बाकी पहरेदार अपनी जगहों पर चौकस थे और मैंने किसी को भी अब तक किसी से बात करते न पाया था। ये भी अच्छा ही हुआ था। ज़रा देर गुजरी तो अचानक घरघराती आवाज़ पर मैं ज़रा चौंका। फिर मरकूज़ा सिमत की तरफ देखा तो किसी गाड़ी की हेडलैम्प्स की रोशनी दिखाई दी। वो एक जीप थी। वो इमारत के अहाते में दाखिल हुई और एक झटके से रुक गई। फिर इसके अंदर से एक शरीरे जिस्म का दराज कद शख्स नमूदार हुआ और साथ ही 8 मुसल्ले अफराद भी नीचे उतर आए। वो सब मुसल्ले थे। इनकी वर्दियों की वज़ाकता हत्ता की रंगत भी मुख्तलिफ थी। मेरे दिमाग में फ़ौरन ये ख्याल उभरा कि ये लोग डेथ सर्कल के अहलकार हरगिज़ नहीं थे, तो क्या फिर ये रॉ के एजेंट थे? इस ख्याल के आते ही यकायकी मेरे दिल की धड़कनों में इजाफा होने लगा और जोश के मारे कनपटियाँ सनसनाने लगीं, क्योंकि पलक झपकने के साथ ही मैं ये अंदाज़ा लगा चुका था कि इन लोगों का ताल्लुक रॉ के इस विंग से था जिन्होंने डेथ सर्कल को ख़ास मकसद के लिए तश्कील दिया था। और सीक्रेट फाइल के मुताबिक रॉ का यही विंग बहुत फ़ाल और दुश्मनों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। इस लंबे तड़ंगे मगर अकहरी कामत के करख्त चेहरे वाले की वर्दी से इसके रैंक का अंदाज़ा बखूबी होता था कि वो कोई कर्नल टाइप चीज़ है। इमारत के गिर्द सब पहरेदार जीप के करीब आकर मुअद्दबाना खड़े हो गए थे। मखसूस अंदाज में सैल्यूट भी झाड़ दिया था। मैंने भी ऐसा ही किया। चोपड़ा को बुलाओ इसी वक्त। वो कर्नल टाइप शख्स करख्त मगर गूंजदार आवाज़ में दहाड़ा। इसका चेहरा गजबनाक और सुर्ख हो रहा था। इसी वक्त चंद पहरेदार अंदर मेजर चोपड़ा को बुलाने के लिए दौड़ पड़े और मैं भी इनके साथ ही अंदर दाखिल हो गया। वो सब मुख्तलिफ राहदारियों में दौड़ते आगे बढ़ने लगे और एक कमरे में दाखिल हो गए। सर, वो रॉ के कर्नल भुटनागर साहब आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सामने 2 अहलकारों के साथ एक कंट्रोल पैनल के सामने रखी कुर्सियों पर बराजमान मेजर चोपड़ा से एक ने घबराई हुई मुअद्दबाना आवाज़ में इतला दी। मेजर चोपड़ा इस इतला पर हड़बड़ा कर उठा और फिर कुर्सी से उठकर बाहर को दौड़ा। मैं दानिस्ता इधर ही मौजूद रहा। सब लोग इसके पीछे दौड़े दौड़े जा चुके थे। मैं कमरे में तन्हा खड़ा था और लोगों के जाते ही मैंने टाइमिंग का अंदाज़ा लगाया। कर्नल भटनागर नामी शख्स के आने से मैं जान गया था कि यही उनका वो आला चीफ था जो डेथ सर्कल की कमांड किया करता था। वो इस वक्त इसकी अचानक आमद से पूरे 03 में खलबली मच गई थी। वो यकीनन इनकी क्लास लेने आया था। मैंने फ़ौरन अपनी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए सबसे पहले इस कमरे की तलाशी ली। ये पूरा कंट्रोल पैनल रूम था। सारे कंप्यूटर ऑन थे, इसलिए मुझे पासवर्ड की ज़रूरत पेश न आई। यूं भी मुझे क्या मालूम था। मैंने कीबोर्ड से छेड़छाड़ शुरू कर दी और फिर जैसे पूरी 03 की इमारत और इसके बईद तरीन गोशे मेरी नज़रों के सामने थे। साथ ही मुझे रॉ के इस एक्टिवेटिंग के बारे में तफसीलात का पता चल गया था जिसकी कमांड कर्नल भटनागर के ही स्पुर्द थी। रॉ का ये विंग असॉल्ट विंग कहलाता था
और ये विंग बिलखसूस भारत में मुकीम पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मन हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों, विश्व हिंद प्रदेश, बजरंग दल वगैरह से खसूसी फंड भी हासिल करके मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और भारत में बसने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश और अमली जामा कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहता था। रॉ का यह असाल्ट विंग बहुत फ़ाल था, जिसके मरकज़ी हेडक्वार्टर की निशानदही खलीज खंबात के साहिल से 100 नॉट का बहीरा अरब के गुमनाम जजीरे पर की गई थी। जजीरे का खुद साख्ता नाम डेथ आइलैंड यानी मौत का जजीरा था। ये मालूमात हासिल होने के बाद मेरे पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। बहर तौर मैंने प्रोग्राम तब्दील करके मोनीटर पर पहले वाला प्रोग्राम सामने किया और इसके बाद वहाँ से निकल कर पहले इमारत के इस हिस्से में आया जहाँ असला खाने की निशानदही की गई थी। वहाँ 2 अदद गार्ड्स मुतय्यन थे। वहाँ मदम रोशनी थी। मैंने इनसे कहा, बाहर असॉल्ट विंग के कर्नल प्रेम भटनागर तशरीफ़ लाए हैं, मेजर चोपड़ा भी वही हैं, सबको वहाँ हाजिर होने का हुक्म है। तुम लोग जाओ, मैं बाकी साथियों को खबर करता हूँ। यह कहकर मैं आगे बढ़ा और जब मैंने इन दोनों अहलकारों के जाते हुए कदमों की आवाज़ सुनी तो रुक गया और फिर वापस पलट कर अंदर घुस गया। यहाँ मेरी आंखें चुधिया गईं। डेथ सर्कल 03 जोन का पूरा एमुनेशन डिप था। मैंने एक लम्हा की भी ताख़ीर किए बगैर 5 अदद टाइम बम 20 मिनटों की टाइमिंग पर सेट करके खुफिया गोशों में नस्ब कर दिए और खामोशी से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। मैं वहाँ से हटकर इमारत से बाहर आया तो क्या देखता हूँ कि कर्नल प्रेम भटनागर वापस जा चुका है। मुझे इसकी इतनी जल्दी वापस जाने की बिल्कुल तवक्का न थी। बाहर तौर मेजर चोपड़ा को लगता था अच्छी खासी झिड़कियाँ देकर गया है। यही वजह थी कि अब वो अपना नज़ला वहाँ मौजूद अपने मातहतों पर उतार रहा था। मैं खामोशी के साथ वहाँ से खिसक गया। मैं अब जल्द अज जल्द इस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था, क्योंकि 20 मिनट बाद ये पूरा इलाका जहन्नमी आग और बारूद से लरजने वाला था। मगर मैं मेजर चोपड़ा के अंदर जाने की तसल्ली कर लेना चाहता था और जब मैंने देखा वो अपने मातहतों पर गरजता बरसता इमारत के अंदर चला गया है तो मैंने तेज़ी के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक 20 मिनट बाद मुझे अपने अकब में पेदर पे समाज चिकन धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ज़मीन लरसती हुई महसूस होने लगी। डेथ सर्कल की 03 इमारत मेजर चोपड़ा समेत सफ़ाक और मुल्क दुश्मन अनासर समेत तबाह बर्बाद हो चुकी थी। मैं डेथ सर्कल का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन रॉ का असाल्ट विंग नाबूद करना मेरे लिए अब इससे भी ज़्यादा अहम और नागज़ीर हो चुका था। रात का आखिरी पहर भी बीतने लगा तो मैं साहिली आबादी खंबात जाने वाली एक मुसाफिर बस में सवार हो गया। झुग्गी पहुंचा तो हस्बे तवक्का इसे मौजूद न पाकर मैंने इत्मीनान की सांस ली और शब गुज़श्ता की नींद पूरी करने के लिए वहीं ज़मीन पर मैली कुचैली दरी पर लेट गया। दोपहर को मेरी आंख खुली तो मैंने रुक्मनी को घरेलू अमूर में मसरूफ़ पाया। इसने मुझे जगाना मुनासिब नहीं समझा था, ताहम इसके चेहरे से मुसरत अया थी। ये मुसरत मेरे वापस लौटने की थी। मुझे उठकर बैठते देखते हुए वो नरम लहजे में बोली, क्या रात भर शहर जाकर जागते रहे थे? हाँ, दोस्तों के साथ बैठ गया था। ताश खेलने और पीने पिलाने में रात गुजरने का पता ही नहीं चला। मैंने मुसलहतन झूठ बोला। हाय राम, तू दारू भी पीवत है? वो आंखें फैलाए हुए बोली और मैं ज़रा खिफ़त भरी मुस्कुराहट से बोला, आदत तो नहीं है, बस ज़रा दोस्तों यारों के साथ कभी कभी तो ही मुंह को लग जाती है और पीछा नहीं छोड़ती। वो यूं नासिहाना लहजे में बोली जैसे खुदा न खास्ता मेरी बीवी हो। मैंने कोई जवाब देना ज़रूरी न समझा, फिर वो भी खामोशी से अपना काम निपटाने लगी। दोपहर का खाना हमने इकट्ठे खाया। वो आज अपने हिस्से की मछलियाँ लाई थी। मैंने इसे आराम करने का कहा, खुद मछलियों के ढेर को छांट कर खच्ची के टोकरे में रखने लगा और फिर ठेकेदार बग्गू राम के मुंशी दौलत राम के यहाँ इसे फ़रोख्त करने चला गया। रुक्मनी ने मुझे पहले ही मछलियों के दाम बता दिए थे। मैं दौलत राम के पास पहुँचा। इसके चमरख चेहरे पर एक मायनी खेज मुस्कुराहट रक्सा थी। इसने मुझे गिन कर रुपए थमाए, फिर बोला, ए छोकड़, एक बात तो सुन। क्या बात है? मैंने सपाड़ लहजे में बोला। अपन मालक बग्गू राम ने तुझे बुलाया है, ज़रा जाकर मिल ले। मैं ज़रा चौंका, फिर कुछ सोच कर बोला, क्यों? वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वो तो तुम्हें सेठ साहिब ही बताएंगे। अच्छा, मैं ज़रा थका हुआ हूँ, फिर मिल लूँगा। मैंने जान छुड़ाने के से अंदाज से कहा और इसकी हट्टी से निकलने लगा तो अकब से इसकी सरसराती आवाज़ उभरी, सोच लो सेठ साहब नाराज़ हो जाएंगे। इसके लहजे में छुपी मुआनदाना तय को भांप कर मैंने इसकी तरफ गर्दन घुमा कर देखा, फिर बोला, चलो कहाँ है तुम्हारे सेठ साहब? आओ मेरे साथ। मुंशी दौलत राम ने कहा। मैं इसके साथ हो लिया। ज़रा देर बाद हम एक 2 मंजिला मकान के सामने रुके। मुंशी अंदर चला गया, फिर बैठक खोल दी और मैं अंदर दाखिल हुआ और एक बैद की कुर्सी पर बैठ गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।